हाय दोस्तों, कोडिंग सीखने के हमारे अगले पार्ट में आपका स्वागत है। वेलकम टू अवर चैनल। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज हम पढ़ने वाले हैं कोडिंग के कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स जिनकी मदद से हमें कोड्स लिखने में हेल्प मिलेगी। तो कुछ कॉन्सेप्ट्स के नाम हैं जैसे एल्गोरिथम। फर्स्ट कॉन्सेप्ट है एल्गोरिथम, सेकेंड है हमारा सीक्वेंसिंग, थर्ड लूपिंग, फोर्थ ब्रांचिंग, फिफ्थ डिकम्पोज एंड सिक्स्थ इज डीबगिंग। ये छह कॉन्सेप्ट को अगर हम अच्छी तरीके से समझेंगे तो हमें कोडिंग और भी बेहतर तरीके से करना आएगी। तो चलिए आज का हम पहला टॉपिक शुरू करते हैं, एल्गोरिथम। तो चलिए पढ़ लेते हैं एल्गोरिथम। एल्गोरिथम अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, एल्गोरिथम है सीरीज ऑफ स्टेप्स दैट परफॉर्म अ पर्टिकुलर कंप्यूटेशन और अ टास्क। यानी किसी भी टास्क को या कंप्यूटेशन को करने के लिए जो सीरीज ऑफ स्टेप्स है, यानी कुछ स्टेप्स हम डिफाइन करेंगे किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, और उन टास्क को एक सीरीज में वन बाय वन लिखा जाएगा। तो उन सीरीज को हम क्या बोलते हैं? एल्गोरिथम। इसमें सबसे एक सिंपल सा एग्जांपल आता है हमारे पास। पहली चीज, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या क्या स्टेप्स होते हैं? तीन बेसिक स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप है फाइंड द प्रॉब्लम। पहली चीज है हमें प्रॉब्लम फाइंड आउट करनी है कि प्रॉब्लम है क्या, पहला स्टेप। सेकंड, फाइंड स्टेप्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम। यानी हमें स्टेप्स पता लगाने हैं कि किसी भी प्रॉब्लम को जो हमने फाइंड करी है उसको सॉल्व कैसे करना है। और थर्ड क्या है? सॉल्व द प्रॉब्लम। थर्ड और लास्ट स्टेप हो जाता है हमारा सॉल्व द प्रॉब्लम। अब आप यहां पर देख रहे होंगे ये तीन स्टेप्स जब तक हम किसी भी प्रॉब्लम के लिए सॉल्व यूज नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व नहीं होती है। देखिए, सबसे पहले हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे कि प्रॉब्लम है क्या। यानी कोई भी हमें अगर सॉल्यूशन निकालना है किसी चीज का तो पहले हमें ये पता होना चाहिए प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर। इस क्वेश्चन, पहले हमें क्वेश्चन ही नहीं पता होगा तो आंसर कैसे निकालेंगे? तो हमें क्वेश्चन यहां पता करना, फाइंड आउट द प्रॉब्लम। सेकंड है फाइंड द स्टेप्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करेंगे वो स्टेप्स आपको पता लगाने हैं। तो ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप आ जाएगा सॉल्व द प्रॉब्लम। जब हमें स्टेप्स हमें पता लग गए कि किस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ेंगे, तब हम अपना थर्ड स्टेप यूज करेंगे, सॉल्व द प्रॉब्लम। अब आप इसमें ध्यान देंगे कि इन तीनों स्टेप्स को हमेशा 1 2 3 इसी सीरीज में ही लिखा जाएगा। यानी इसमें अगर कभी भी आप थर्ड स्टेप को पहले नहीं कर सकते हैं, फर्स्ट स्टेप को सेकंड में नहीं कर सकते हैं, सेकंड स्टेप को फर्स्ट पे नहीं कर सकते हैं। इन स्टेप्स को आप चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखिए, जब तक मान लेते हम फर्स्ट स्टेप को हम सेकंड पे करेंगे और सेकंड को हम फर्स्ट पे करेंगे तो फाइंड स्टेप्स टू द प्रॉब्लम ये फर्स्ट आ जाता है। क्या हम प्रॉब्लम को जाने बगैर उसे सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो पहले हमें प्रॉब्लम को जानना होगा, फिर उसे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के स्टेप्स निकालने होंगे। ऐसे ही थर्ड वाला है सॉल्व द प्रॉब्लम। ये स्टेप कभी भी पहले नहीं आ सकता। प्रॉब्लम हमेशा लास्ट में ही सॉल्व होगी जब हमारे पास सारे सॉल्यूशन मौजूद होंगे। तो ये होता है तरीका एल्गोरिथम लिखने का। अब हम देख लेते हैं कुछ प्री डिफाइंड तरीके जो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमारी मदद कर सकते हैं। दुनिया में कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, उन प्रॉब्लम्स के सबके सॉल्यूशन निकालना बहुत मुश्किल होता है। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहीं ना कहीं मौजूद है। देर इस चीज की है कि वो हमें कब मिल जाए। तो सॉल्यूशंस निकालने के लिए कुछ प्री डिफाइंड एल्गोरिथम डिफाइन किए गए हैं। अब हम अपने आगे इस वीडियो में
उन स्टेप्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से टाइप ऑफ एल्गोरिथम्स हैं। तो चलिए देख लेते हैं टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम। सबसे पहला एल्गोरिथम है हमारे पास डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम। डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम क्या कहता है कि किसी भी प्रॉब्लम को हम छोटे छोटे सॉल्यूशंस में डिवाइड कर सकते हैं, फिर उन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करके उनके सॉल्यूशन निकालकर उनको फिर से कंबाइन करके उसका एक बिगर सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं एक रूम में कुछ बच्चे बैठे हुए हैं और उनके बीच में हमें एक ब्रेड के पीस को डिवाइड करना है, यानी कि एक बड़ा सा ब्रेड का पीस है, इसको डिवाइड करना है कुछ बच्चों के बीच में। अब हमें यह नहीं पता कि किस बच्चे को कितना साइज का ब्रेड का पीस मिलेगा। तो इसको एक सिंपल तरीके से कैसे किया जा सकता है कि प्रॉब्लम को पहले दो हिस्सों में डिवाइड किया जाए। ये हमारी प्रॉब्लम है ब्रेड, इसके कितने पीस होने ये नहीं पता, तो हम सबसे पहले इस ब्रेड को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे और किन्हीं दो बच्चों को दे देंगे। फिर हम क्या करेंगे, इन दो पीसेस को फिर से दो में डिवाइड करेंगे। तो ये हमारे पास आ गए 1 2 3 और एक 4। एक ब्रेड के 4 पीस हो गए। अब हमारे पास 4 बच्चों के पास ब्रेड है और बाकी बच्चे जो है अभी भी एम्प्टी हैंडेड है। फिर हम इन चारों पीसेस को लेंगे, इन चारों पीसेस को फिर से हम हाफ में डिवाइड करेंगे और फिर हम इसके कितने पीस बन गए 8। 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8। तो 8 बच्चों को हमने ब्रेड के पीस दे दिए। अब इन 8 पीसेस में से फिर से हम इनको हाफ हाफ में डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास ऐसे ही इनको डिवाइड करते करते 16 पीसेस ब्रेड के हमारे पास हो जाएंगे। तो जितने भी बच्चे हैं उनके अंदर हम वो पीसेस डिवाइड कर देंगे। तो ये एक तरीका हो गया डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम का, यानी कि एक बड़ी प्रॉब्लम को हमने पहले छोटी छोटी प्रॉब्लम में डिवाइड किया, फिर छोटी प्रॉब्लम को फिर और छोटी प्रॉब्लम में डिवाइड किया और लास्ट में जब पूरा सॉल्यूशन हमें मिल गया तो हमने बता दिया कि इतने पीसेस उस ब्रेड के हो जाएंगे। लेकिन इस एल्गोरिथम का एक डिसएडवांटेज होता है कि जब तक हमें एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तब तक हम इसको कंटिन्यू रखते जाएंगे और इस प्रॉब्लम में वी आर नॉट श्योर कि एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलेगा। ऑप्टिमल सॉल्यूशन का मतलब यह है कि वो सॉल्यूशन परफेक्ट होना चाहिए, यानी ये ब्रेड के पीस परफेक्ट डिवाइड होने चाहिए और कोई भी पीस हमारा बचना नहीं चाहिए। लेकिन ये सॉल्यूशन इस चीज की गारंटी नहीं दे सकता है। तो ये डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम सिर्फ वहां पर यूज किया जाता है जहां पर हमें जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन निकालने की जरूरत होती है। जल्दी से जल्दी इसी तरीके से सॉल्यूशन निकाला जा सकता है कि तुरंत उसको डिवाइड करना शुरू कर दो प्रॉब्लम को और लास्ट जब पूरे कंप्लीट हो जाए तब उसका आंसर फाइनल दे दो। लेकिन आंसर आएगा या नहीं आएगा, एग्जैक्ट आंसर आएगा या नहीं आएगा, इस चीज की इस एल्गोरिथम में कोई गारंटी नहीं होती है। अब नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम। इसका मतलब ये होता है कि वी विल ट्राई ऑल द पॉसिबल सॉल्यूशंस विच एवर इज पॉसिबल फॉर अ प्रॉब्लम और उससे जल्द से जल्द एक सॉल्यूशन निकाला जाएगा। पॉसिबल सॉल्यूशंस यानी कि जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक प्रॉब्लम दी कि समथिंग प्लस 5 इज इक्वल टू 25। तो एक सिंपल से मैथमेटिक्स तो ये कहती है कि 25 में से 5 घटा दो तो आपको आंसर मिल जाएगा 20। ये तो आपकी सिंपल मैथमेटिक्स है। मान लीजिए ये होता 523 और ये होता 2562 इस तरीके से अगर ये कुछ नंबर होता तो आपको प्लस माइनस पूरा करना पड़ता और तब जाके आंसर आता। ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम क्या कहेगा कि इसके अंदर कुछ भी सॉल्यूशन जो आ सकता है वो इसके अंदर पॉसिबल आप लगा के देखें। इसके अंदर आप 2000 को लगा के देखें, 2523 में 2000 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा नहीं, आपको दिख रहा है 523 है तो 2060 लगा के देखते हैं, फिर लगाते हैं 2030। ऐसे करके हम सॉल्यूशंस लगाते चले जाएंगे, जहां पर हमें आंसर मिल जाएगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा।
तो ये एक तरीका हो गया किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम। इस एल्गोरिथम के अंदर डिसएडवांटेज, बड़ी प्रॉब्लम्स के लिए ये टाइम कंज्यूमिंग एल्गोरिथम होता है, क्योंकि किसी भी बड़ी प्रॉब्लम के अंदर हम कितनी वैल्यूज लगा सकते हैं, कितने सॉल्यूशंस लगा सकते हैं, इसका हमें एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम फास्ट भी हो सकता है, स्लो भी हो सकता है। मान लीजिए हमने पहला सॉल्यूशन लगाया और पहले ही सॉल्यूशन में हमें आंसर मिल गया, तो ये सबसे फास्टेस्ट एल्गोरिथम हो जाएगा। मान लीजिए हमने 50 सॉल्यूशन लगाए, उसके बाद भी हमें आंसर नहीं मिला, तो ये स्लोएस्ट सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम सिर्फ वहां पर यूज कर सकते हैं जहां पर हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने के स्टेप्स नहीं समझ में आते हैं, तो हम सिर्फ आंसर्स लगा लगा कर उसका एक फाइनल या एग्जैक्ट आंसर, ऑप्टिमल आंसर हम निकाल सकते हैं। तो ये होता है ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम। अब नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद थर्ड एल्गोरिथम। थर्ड एल्गोरिथम इज ग्रीडी एल्गोरिथम। ग्रीडी एल्गोरिथम, जैसा कि आप नाम से ही समझ गए होंगे, इसका मतलब ये होता है कि इसमें हमें बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन निकालना है। इट मे नॉट बी द करेक्ट सॉल्यूशन, इट मे नॉट बी द परफेक्ट सॉल्यूशन, बट इट इज द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन। इसके लिए एक सिंपल सा एग्जांपल है हमारे पास, क्लासिकल एग्जांपल है नैपसैक प्रॉब्लम। नैपसैक प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम क्या कहती है? इस प्रॉब्लम के पीछे एक स्टोरी है। नैपसैक प्रॉब्लम ये कहती है कि मान लीजिए आपके पास एक प्रॉब्लम ये है कि आप जा रहे हैं हाइक पर जा रहे हैं और आपको अपने बैग में लिमिटेड सामान ले जाना है, क्योंकि वहां पर हाइट्स होंगी, वहां पे प्रॉब्लम्स होंगी, तो आपको अपने बैग में लिमिटेड सामान ले जाना है। लेकिन सामान आपका सबसे ज्यादा यूजफुल होना चाहिए, यानी कि आप एक्स्ट्रा सामान नहीं भर सकते हैं, फालतू सामान नहीं भर सकते हैं, ये प्रॉब्लम है। यानी कि अब बैग है आपके पास, बैग के अंदर मान लीजिए आप हाइक पर जा रहे हैं, सबसे पहली चीज क्या होगी? पानी की बोतल। लेकिन कितना पानी? तो यहां पर हमारे पास ग्रीडी एल्गोरिथम काम करेगा, ज्यादा से ज्यादा पानी लेके जाओ, क्योंकि वहां पर पानी की कमी हो सकती है। सेकंड, वहां पर खाने की दिक्कत हो सकती है, खाने में हमें वो चीजें रखनी होंगी जो हमें जरूरत की होंगी, प्रोटीन्स वगैरह रखने होंगे। तो इस तरीके से हमें ग्रीडी एल्गोरिथम में हमें ये डिसाइड करना है कि जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ज्यादा रखना है, यानी कि हैवियर थिंग्स रखनी है और लाइटर थिंग्स हटानी है। लेकिन हैवियर थिंग्स भी इतनी हैवी नहीं होनी चाहिए कि बैग का वजन ज्यादा हो जाए। तो यहां पर हमारा ग्रीडी एल्गोरिथम में हम ये डिसाइड करेंगे विच इज द बेस्ट फॉर अस एंड विच इज मोर यूजफुल फॉर अस, तो वो सॉल्यूशन हम देंगे। ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं हो सकता, करेक्ट सॉल्यूशन नहीं हो सकता, ये सिर्फ आपके इंट्यूशंस पर बेस्ड होता है। होप आपको ये समझ में आ गया हो ग्रीडी एल्गोरिथम। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एल्गोरिथम की तरफ। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रिकर्सिव एल्गोरिथम। बहुत ही इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है, इसको प्लीज ध्यान से सुनिएगा। रिकर्सिव एल्गोरिथम में क्या होता है कि किसी भी प्रॉब्लम को सबसे पहले तो उसका एक फाइनल सॉल्यूशन पता लगाया जाता है कि क्या सॉल्यूशन होगा फाइनल। फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन स्टेप्स को रिपीट किया जाता है, एक ही स्टेप को बार बार रिपीट किया जाता है, यानी कि एक बेस स्टेप होता है कि ये इस तरीके से सॉल्यूशन निकलेगा। फिर उसी बेस स्टेप को रिपीट किया जाता है कुछ कंडीशंस फॉलो करके। यानी कि एक एग्जांपल यहां पे लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास, आप एक ऑफिस में हैं और आपके पास 100 नेम्स के डॉक्यूमेंट हैं, यानी कि कुछ 100 एप्लीकेंट्स हैं आपके पास और उनके रेज्यूमेज हैं आपके पास। तो आपको उन डॉक्यूमेंट्स को सॉर्ट करना है अकॉर्डिंग टू नेम, यानी नेम वाइज आपको सॉर्ट करना है। जैसे मान लीजिए कुछ नेम्स हैं अजय, अमर, विकास, राहुल, तो आपको अकॉर्डिंग टू नेम उनको सॉर्ट करना है, अजय, अमर, फिर उसके बाद विकास, ऐसे करके आपको सारे आगे सॉर्ट करते जाना है। लेकिन 100 डॉक्यूमेंट्स हैं, ये 4-5 डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो आप सिंपली नाम देख के उसको आगे पीछे करके लगा देते। लेकिन जब 100 डॉक्यूमेंट्स होंगे तो आप उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे? तो यहां पर रिकर्सिव एल्गोरिथम कैसे काम करेगा? सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 100 डॉक्यूमेंट्स हैं
उनको 100 डॉक्यूमेंट्स को ए बी सी डी ई ऐसे करके ABCD वाइज अलग अलग फाइल्स बना देंगे। जैसे मान लीजिए अब हमारे पास ए वाले सेक्शन में कोई 20 डॉक्यूमेंट्स हैं और बी वाले सेक्शन में हमारे पास कोई 5 डॉक्यूमेंट्स हैं, सी वाले नाम से हमारे पास कुछ 10 डॉक्यूमेंट्स हैं, डी वाले नाम से हमारे पास फिर से कोई 10 डॉक्यूमेंट्स हैं, ई वाले नाम से हमारे पास कुछ 25 डॉक्यूमेंट्स हैं। ऐसे करके हम कुछ हमने नेम्स के हिसाब से उन डॉक्यूमेंट्स को सॉर्ट आउट कर दिया। अब क्या होगा, रिकर्सिव एल्गोरिथम क्या कहेगा कि रिपीट द स्टेप अगेन फॉर ईच एंड एवरी अल्फाबेट। यानी अब ए अल्फाबेट के लिए ए बी वाले, ए सी वाले, ए डी वाले ऐसे करके अलग अलग हमें सॉर्टिंग करनी होगी। तो सबसे पहले हम ए बी वालों के कुछ फाइल्स बनाएंगे। मान लीजिए हमने 20 में से कुछ 5 डॉक्यूमेंट्स निकाले जो ए बी वाले थे, फिर हमने कुछ 10 डॉक्यूमेंट्स निकाले जो ए सी वाले थे, फिर कुछ ए के वाले डॉक्यूमेंट्स निकाले। ऐसे करके हमने अलग अलग गड्डियां बना दी इन ए बी सी डी हर एक के अंदर। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, रिकर्सिव एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग फिर हम इसी स्टेप को फिर से रिपीट करेंगे फॉर फर्दर अल्फाबेट्स। यानी ए बी के बाद आ जाएगा ए बी सी, ए बी डी, ए बी ई, ऐसे करके अलग अलग नेम्स के लिए हम इनके फाइल्स बनाते चले जाएंगे अनटिल अनलेस हमें एक एक डॉक्यूमेंट इंडिविजुअल नहीं मिल जाता है। तो ये तो हो गया डॉक्यूमेंट सॉर्टिंग का। एक सिंपल सा एग्जांपल और ले सकते हैं इसके अंदर। हम यहां पर सिंपल एग्जांपल क्या है कि मान लीजिए हमारे पास कोई सिस्टम के आगे, कंप्यूटर सिस्टम के आगे कोई यूजर बैठा हुआ है। प्रॉब्लम यह है कि यूजर ने कोई नंबर एंटर किया 8256 और क्वेश्चन ये है कि फाइंड आउट इफ दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 2। कोई भी नंबर हो सकता है रैंडम, ये यूजर की मर्जी के ऊपर है कि वो क्या नंबर एंटर करता है। प्रॉब्लम क्या है कि हमें ये पता लगाना है कि जो भी नंबर यूजर एंटर कर रहा है वो 2 से डिविजिबल है या नहीं। अब किसी भी नंबर को अगर हम डिवाइड करते हैं तो कैसे किया जाता है, हमने किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, फर्स्ट नंबर को देखा जाता है 2 4 जा 8, ये खत्म यहां पर। फिर 2 कॉपी हुआ, 2 1 जा 2, फिर ये खत्म हुआ। फिर उसके बाद हमने 5 कॉपी किया, फिर 2 2 जा 4, फिर हमारे पास रिमाइंडर 1 बचा। हमने फिर 6 को कॉपी किया, 6 को कॉपी करने का 16 बन गया, ये 2 8 जा 16। अब ये यहाँ पर रिमाइंडर हमारा खत्म हो गया, आगे नंबर डिवाइडेबल नहीं है। तो हमें ये मालूम पड़ गया कि जब हमारे पास रिमाइंडर नहीं है तो ये नंबर 2 से डिवाइड होता है। 4128 इज द आंसर। अब यहां पर रिकर्सिव एल्गोरिथम कहां यूज हो रहा है, रिकर्सिव एल्गोरिथम देखिए यहां पर यूज हो रहा है। जैसे हमने 2 4 जा 8 किया था, फिर रिकर्सिव एल्गोरिथम कह रहा है कि जब तक ये डिवाइड नहीं होता जा रहा तब तक हर एक नंबर को 2 से डिवाइड करते जाएं। 2 यहाँ पे आया, फिर हमने 2 1 जा 2 लिखा, फिर हमने 5 लिखा, तो फिर हमने 2 2 जा 4 किया। ऐसे करके हम इन स्टेप्स को रिपीट करते गए। तो रिकर्सिव एल्गोरिथम के अंदर 2 लाइन का कोड जरूर होता है। सबसे पहली लाइन क्या होगी, बेस कोड। बेस कोड क्या होता है, बेस सॉल्यूशन भी कह सकते हैं हम उसे, बेस सॉल्यूशन या बेस कोड। बेस सॉल्यूशन ये होगा इस केस में डिवाइड द डिजिट्स बाय 2। ये तो हो गया बेस कंडीशन, यानी कि इसको 2 से डिवाइड करते जाना है। कब तक करना है, वो होगी रिकर्सिव कंडीशन। यानी वो रिकर्सिव कंडीशन जब तक ट्रू हो जा रही है तब तक हमें वो ये बेस कंडीशन को फॉलो करना है। रिकर्सिव कंडीशन क्या होगी, अनटिल रिमाइंडर बिकम्स 0। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए तब तक हम इस नंबर को 2 से डिवाइड करते रहेंगे, यानी कि हम उस सॉल्यूशन को रिपीट करते जाएंगे। तो ये हो गया हमारे पास रिकर्सिव एल्गोरिथम। होप ये आपको एल्गोरिथम बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो प्लीज वीडियो को रिपीट करें। काफी इजीली मैंने इसको समझाने की कोशिश की है, क्योंकि आगे चल के किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब आप लॉजिकल सॉल्यूशंस लिखेंगे या लॉजिकल कोडिंग लिखेंगे तब हमें ये रिकर्सिव एल्गोरिथम बहुत काम आने वाला है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले एल्गोरिथम की तरफ। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम।
बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम ये कहता है कि प्रॉब्लम्स को डिवाइड करें छोटे छोटे सॉल्यूशंस में, सॉल्यूशन को तब तक करते रहें जब तक कि हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, और जहां कहीं भी अगर हमें वो सॉल्यूशन सॉल्व होता हुआ नहीं दिख रहा है तो हमें बैक ट्रैक करना है, यानी हमें पीछे चलना है। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे कि हम मेज प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं। आप लोगों ने अखबारों में, बुक्स में या फिर मोबाइल्स में भी आजकल देखा होगा, कुछ गेम्स आते हैं, पजल गेम्स होते हैं, जिसमें कि आपको कुछ मेज दे रखी होती हैं, कुछ रास्ते दे रखे होते हैं। इस तरीके से इन रास्तों के ऊपर जाके आपको कहीं ना कहीं से बाहर निकलना होता है। मेज यानी कि भूल भुलैया। इसके अंदर क्या होता है कि आपको करना क्या है, आपको किसी भी एक पॉइंट से अंदर चलना है, चलते जाना है। आगे जब आएंगे आपको दो रास्ते दिखेंगे, राइट या फिर लेफ्ट। आपने अपने मन से राइट डिसाइड किया, राइट में आप आगे बढ़ते गए, आपको आगे रास्ता मिलता गया, फिर एक जगह पर आपको एक वॉल मिली, यानी कि आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो आप क्या करेंगे? क्या वो सॉल्यूशन है? नहीं, वो सॉल्यूशन नहीं है, आपका सॉल्यूशन अटक गया बीच में। तो आप क्या करेंगे? बैक ट्रैक करेंगे। जहां पर हमने वो डिसीजन लिया था राइट या लेफ्ट का, तो हमने जब राइट टर्न किया था उसकी जगह पर हम क्या करेंगे? लेफ्ट टर्न, यानी कि वॉल आते ही हमने क्या किया? बैक ट्रैक, हम पीछे चल दिए। हम वॉल देखते ही हम पीछे चल गए, और जहां पर हमने राइट और लेफ्ट डिसीजन लिया था, राइट की जगह हम कौन सा डिसीजन लेंगे? लेफ्ट। अब लेफ्ट में जाने के बाद हमें आउटसाइड निकलने का रास्ता हमें मिल जाता है, तो हमें सॉल्यूशन मिल जाता है। ये हो जाता है बैक ट्रैक एल्गोरिथम। ये एल्गोरिथम टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, और ज़रूरी नहीं है इसमें आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिले, लेकिन हाँ, बैक ट्रैक एल्गोरिथम है, यानी कि आप अपनी गलतियों से सीखते हैं। इसके अंदर आपने जहां गलती करी, आप उस गलती को रिपीट नहीं करते हैं। तो उन जगहों पर बैक ट्रैक एल्गोरिथम यूज किया जाता है जहां पर एक्सपेरिमेंटेशन या फिर हिट एंड ट्राई मेथड का इस्तेमाल होता है। एक्सपेरिमेंटेशन जैसे लैब्स वगैरह में, यानी आपने कोई सॉल्यूशन निकाला, कुछ केमिकल्स का यूज करके हमें कुछ एक फाइनल सॉल्यूशन बनाना था, लेकिन जब हमने बनाया तो हमें वो सॉल्यूशन नहीं मिला, तो हमने बैक ट्रैक किया कि हम कहाँ कहाँ पर हमने कौन कौन से सॉल्यूशन मिक्सचर किए थे, हम वो रिमूव करते गए। तब हमें अगेन हमने जब नेक्स्ट अलग अलग तरीके से उन केमिकल्स को फिर से मिलाया, फिर हमें सॉल्यूशन मिल जाता है। तो ये उन जगहों पर इस्तेमाल होता है। इसमें इतना ही। नेक्स्ट अब हम देखते हैं डायनेमिक एल्गोरिथम। डायनेमिक एल्गोरिथम ये कहता है कि प्रॉब्लम्स के छोटे छोटे सॉल्यूशंस निकालें, फिर उस सॉल्यूशंस को हमारे किसी भी मेमोरी में सेव करके रखें फॉर फ्यूचर यूज, और फिर उन सॉल्यूशंस का यूज करके फर्दर एडवांस सॉल्यूशंस निकालें। तो ये होता है डायनेमिक एल्गोरिथम। इसका सबसे सिंपल एग्जांपल होता है फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची सीरीज कैसी होती है? किसी भी नंबर से स्टार्ट करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 एंड 1। द थर्ड नंबर इज ऑलवेज द सम ऑफ द फर्स्ट टू नंबर, यानी 0 प्लस 1 क्या आएगा? 1। फिर 1 प्लस 1 क्या आएगा? 2। तो एवरी टाइम हम जब यहां पर ये नंबर्स लिख रहे हैं, तो ये हमारे किसी मेमोरी में सेव है टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द नेक्स्ट नंबर। फिर 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा यहां पर? 3। फिर 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 5। फिर 3 प्लस 5 क्या हो जाएगा? 8। ये होती है फिबोनाची सीरीज, यानी कि एक एक नंबर को ऐड करते जाओ और अगला नंबर निकालते जाओ। तो पिछले नंबर्स को ऐड करने के लिए हमें पिछले नंबर्स को किसी मेमोरी में सेव करके रखना पड़ेगा, जिस वजह से हमें वो आगे के लिए काम आएंगे। तो ये होता है डायनेमिक एल्गोरिथम। तो ये सारे हो गए हमारे टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम। कैसे हमें किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, उसके लिए हमारे पास ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम्स हमें समझ में आ गए हैं। तो यहां पर हमारा ये टॉपिक एल्गोरिथम एंड होता है। एक रियल लाइफ एग्जांपल लेके चलते हैं। यहां पर एल्गोरिथम हमारे रियल लाइफ में कैसे काम आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप सुबह उठते हैं और आपको अपने स्कूल जाना होता है या अपने ऑफिस जाना होता है, तो आप कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करते हैं? सबसे पहला स्टेप होगा वेकअप,
एट 6 AM या 8 AM, जो भी आपका टाइमिंग है। सेकंड क्या होगा? सेकंड क्या होगा? आप में से ज्यादातर लोग ये बोलेंगे गो टू बाथरूम या फिर ब्रश योर टीथ, लेकिन आप एक स्टेप बीच में भूल गए हैं। आप सुबह 6 बजे उठे हैं, यू हैव टू टर्न ऑफ द अलार्म। टर्न ऑफ द अलार्म, ये हो गया हमारा नेक्स्ट स्टेप। थर्ड स्टेप क्या होगा? गो टू बाथरूम। क्या होगा? एक बात, क्या होगा? वेरी क्लोज। ऐसे हमारे सारे स्टेप्स को हम करते चले जाएंगे और हमारा ऑफिस या स्कूल जाने का हमारा पूरा प्रोसीजर जो है हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ये जो स्टेप्स हैं जो हमने अपने रियल लाइफ में यूज करे, ये भी एल्गोरिथम ही कहलाते हैं। यानी अगर मान लीजिए ये सारे स्टेप्स हमें किसी रोबोट से कराने होते हैं, हमारे घर में कोई रोबोट होता और वो हमारा काम कर रहा होता, तो हम उसे कैसे बताते? हम उसे ये सारे स्टेप्स पहले से उसके अंदर हम इंस्ट्रक्शंस के फॉर्म में हम देते। वो इंस्ट्रक्शंस कहाँ से आते? वो आते प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके, कोडिंग का यूज करके। तो इसीलिए हमें एल्गोरिथम इज मस्ट फॉर स्टडिंग कोडिंग। तो आगे के हमारे जितने भी वीडियोस होंगे उसमें हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में हमने एल्गोरिथम पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने जाएंगे सीक्वेंसिंग, लूपिंग एंड डीबगिंग, ब्रांचिंग। ये सारे हम कॉन्सेप्ट्स अपने नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। तो प्लीज आगे के वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा टाइम से। नेक्स्ट वीडियो होपफुली हमारी नेक्स्ट वीक तक आ जाएगी। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ जिन लोगों को कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग सीखना है प्लीज़ इस सीरीज़ को फॉलो करें। प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, प्लीज़ इस प्लेलिस्ट को देखते रहें। इनमें सारे वीडियोस अवेलेबल होंगे, एक के बाद एक नए वीडियोस अपलोड होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए सीखते रहिए, स्वस्थ रहिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।